जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास का चौथा चैप्टर। इसके पहले चैप्टर 1, 2 और 3 के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वीडियो को चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, जिसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। आप सभी प्लेलिस्ट पे जाके उस वीडियो को देखेंगे और 2-3 बार रिवीजन करेंगे। चलिए आइए चौथा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। रिवीजन सीरीज के तहत आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो को आप लोग देख सकें और अपनी तैयारी को पक्की कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं चौथा चैप्टर। तो आज के चैप्टर में हम लोग देखेंगे ब्रिटिशों की आर्थिक नीति। ब्रिटिशों की आर्थिक नीति। तो पहला है रैयतवाड़ी व्यवस्था। आइए रैयतवाड़ी व्यवस्था को देखते हैं। रैयत का अर्थ होता है किसान। रैयत का अर्थ किसान होता है। भू राजस्व की वैसी व्यवस्था जिसमें किसान सीधे तौर पर कंपनी के राजकोष में जाकर भूमि राजस्व जमा किया करता था, उसे ही रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। भू राजस्व की वैसी व्यवस्था जिसमें किसान सीधे तौर पर कंपनी के राजकोष में जाकर भू राजस्व जमा किया करता था, उसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। इस व्यवस्था में किसान और अंग्रेज कंपनी के बीच कोई बिचौलिया नहीं हुआ करता था। इस व्यवस्था में किसान और अंग्रेजी कंपनी के बीच कोई बिचौलिया नहीं हुआ करता था। अगला पॉइंट है, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक माना जाता है। आगे देखते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम प्रायोगिक तौर पर 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम प्रायोगिक तौर पर 1792 ईस्वी में मद्रास के बड़ा महल क्षेत्र में लागू किया गया था। केवल प्रयोग करने के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास और बड़ा महल के क्षेत्र में 1792 ईस्वी में लागू किया गया था। आगे देखते हैं। संपूर्ण ब्रिटिश शासित क्षेत्र के सबसे अधिक भूभाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था ही लागू था। संपूर्ण ब्रिटिश शासित क्षेत्र के सबसे अधिक क्षेत्रफल रैयतवाड़ी व्यवस्था ही लागू था। यह व्यवस्था लगभग 51% भूभाग पर लागू था। आगे देखते हैं। यह व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्षिण भारत के अंतर्गत मुंबई मद्रास प्रेसिडेंसी जैसे क्षेत्रों में लागू था। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी में संपूर्ण मद्रास के क्षेत्र में लागू किया गया था। मद्रास में इस व्यवस्था को सफल बनाने का उद्देश्य टॉमस मुनरो को जाता है। मद्रास में इस व्यवस्था को सफल बनाने का उद्देश्य से टॉमस मुनरो को मद्रास का गवर्नर जनरल बनाया गया था। एक बार फिर से देखते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी में संपूर्ण मद्रास के क्षेत्र में लागू किया गया था। मद्रास में इस व्यवस्था को सफल बनाने के उद्देश्य से टॉमस मुनरो को मद्रास का गवर्नर जनरल बनाया गया था। टॉमस मुनरो इस पद पर 1820 ईस्वी से 1827 ईस्वी तक रहे। टॉमस मुनरो इस पद पर 1820 से 1827 ईस्वी तक रहे। रैयतवाड़ी व्यवस्था 30 वर्षों के लिए लागू की गई थी। इस व्यवस्था में भू राजस्व की दर उत्पादन का लगभग 1/3 भाग हुआ करता था। भू राजस्व की दर 1/3 भाग रैयतवाड़ी व्यवस्था में। इस व्यवस्था में किसान तब तक भूमि का मालिक बना रहता था जब तक कि वो समय पर अंग्रेजों को भू राजस्व जमा किया करता था। इस व्यवस्था में किसान तब तक भूमि का मालिक माना जाता था जब तक कि वे समय पर अंग्रेजों को भू राजस्व जमा किया करता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था ने अंग्रेजों को ही जमींदार बना दिया। रैयतवाड़ी व्यवस्था ने अंग्रेजों को ही जमींदार बना दिया। आगे है महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में देखते हैं। महाल का अर्थ होता है गांव। महाल का अर्थ होता है गांव। यह भू राजस्व वसूली की एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें गांव के मुखिया किसानों से भू राजस्व की वसूली करता था और भू राजस्व अंग्रेजी कंपनी के राजकोष में जमा कर दिया जाता था। यह भू राजस्व वसूली की एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें गांव के मुखिया किसानों के भू राजस्व की वसूली करता था और भू राजस्व अंग्रेजी कंपनी के राजकोष में जमा कर दिया जाता था। इस व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। महालवाड़ी व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। यह व्यवस्था विशेष तौर पर उत्तर भारतीय राज्य जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में लागू था। यह व्यवस्था विशेष तौर पर उत्तर भारतीय राज्य जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में लागू था। यह व्यवस्था संपूर्ण ब्रिटिश शासित क्षेत्र के महालवाड़ी व्यवस्था संपूर्ण ब्रिटिश शासित क्षेत्र के लगभग 30% भूभाग पर लागू था। महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में एक पॉइंट देख लेते हैं। 1822 ईस्वी में
यह बंदोबस्त मालवाड़ी बंदोबस्त मार्टिन बर्ड के नेतृत्व में सबसे अच्छा उत्कृष्ट रूप में उभरा था। मालवाड़ी व्यवस्था मार्टिन बर्ड के नेतृत्व में सबसे उत्कृष्ट रूप में था। आइए आगे देखते हैं इजारेदारी व्यवस्था यानी फार्मिंग सिस्टम। इजारेदारी प्रथा फार्मिंग सिस्टम, यह व्यवस्था 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के द्वारा भू राजस्व की वसूली को लेकर अपनाया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत कर की वसूली का अधिकार जमींदारों को न देकर ठेकेदारों को दे दिया गया था और उन ठेकेदारों को कर वसूली का अधिकार दिया गया जो नीलामी में सबसे अधिक बोली लगाया करता था। यह व्यवस्था शुरुआती दिनों में 5 वर्षों के लिए लागू की गई थी, जिस कारण इस व्यवस्था को पंचवर्षीय व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। सवाल भी पूछा जाता है पंचवर्षीय व्यवस्था किसे कहा जाता है, तो इजारेदारी प्रथा यानी फार्मिंग सिस्टम को पंचवर्षीय व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे है अस्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट। राजा राम मोहन राय और आरसी दत्त जैसे भारतीयों ने अस्थायी बंदोबस्त का समर्थन किया। आरसी दत्त ने अस्थायी बंदोबस्त को पूरे भारत में लागू करने की सिफारिश की थी। आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं तीन कठिया प्रथा। यह प्रथा बिहार के चंपारण के क्षेत्र में नील की खेती करने वाले किसानों को लेकर लागू किया गया था। इस प्रथा के अंतर्गत अंग्रेजी जमींदार किसानों को 20 कट्ठा भूमि में से 3 कट्ठा भूमि पर नील की खेती करने को लेकर विवश किया करता था। इसे ही तीन कठिया प्रथा कहा गया। किसान नील की खेती नहीं करना चाहता था क्योंकि नील की खेती करने से खेतों की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी और दूसरी बात यह थी कि जर्मनी में आर्टिफिशियल नील की खोज हो चुकी थी, जिस कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय नील की मांग कम पड़ गई थी। इस तीन कठिया प्रथा को समाप्त करवाने को लेकर ही महात्मा गांधी ने अप्रैल 1917 ईस्वी में चंपारण आए और सत्याग्रह का आयोजन किया। अप्रैल 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी चंपारण आए और सत्याग्रह का आयोजन किए, जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। आगे देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को खाना पर बुलाया था। इरविन का खाना बनाने वाला बत्तख मियाँ था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान लॉर्ड इरविन महात्मा गांधी को खाना पे बुलाए थे और महात्मा गांधी ने खाना पे आने से इनकार कर दिया, तो फिर इरविन ने आग्रह किया कि आइए और केवल दूध ले लीजिएगा और दूध पीने के लिए महात्मा गांधी स्वीकार कर लिया था। आगे देखते हैं। इरविन ने बत्तख मियाँ को, लॉर्ड इरविन का खाना बनाने वाला बत्तख मियाँ था, तो इरविन ने बत्तख मियाँ को गांधी जी के दूध में जहर मिलाने को कहा, लेकिन बत्तख मियाँ गांधी जी के दूध में जहर नहीं मिलाया। अर्थात चंपारण सत्याग्रह के दौरान बत्तख मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई। यह सवाल 69वीं बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था पीटी के एग्जाम में कि महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के दौरान जान किसने बचाई, तो राइट आंसर बत्तख मियाँ हो जाएगा। बत्तख मियाँ ने इरविन के कहने पे दूध में जहर नहीं मिलाया और महात्मा गांधी ने दूध को पिया और उनकी जान बच गई। आगे देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह के कारण ही तीन कठिया प्रथा का अंत हुआ। यह गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह है जो सफल रहा। इस सत्याग्रह की सफलता पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की और गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि प्रदान की। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही। आगे देखते हैं ददनी प्रथा को देखते हैं। वैसी प्रथा जिसके अंतर्गत अंग्रेज भारतीय किसान व्यापारी को अग्रिम राशि देकर करारनामा करा लेता था कि भारतीय किसान या व्यापारी उस वस्तु को अंग्रेजों के हाथ ही बेचेंगे। इसे ही ददनी प्रथा कहा जाता है। आगे देखते हैं दुबलाहाली प्रथा। यह प्रथा मुख्यतः पश्चिम भारत में सूरत के क्षेत्र में लागू था। इस प्रथा का संबंध बंधुआ मजदूरी से रहा है। इस प्रथा के अंतर्गत कृषक, दास या गुलाम दुबलाहाली प्रथा के अंतर्गत कृषक, दास या गुलाम अपनी संपत्ति का मालिक अपने मालिक को ही मानता था। आगे देखते हैं नोट में। भारत की संसद ने 1976 ईस्वी में अधिनियम पारित कर बंधुआ मजदूरी को समाप्त कर दिया। 1976 ईस्वी में अधिनियम पारित कर भारत की संसद ने मजदूरी
बंधुआ मजदूरी को समाप्त कर दिया। अब आगे है, एक मैप दिया गया है नक्शा भारत का। इस नक्शा के तहत समझाया गया है कि किस क्षेत्र में कितना प्रतिशत भूभाग पर कौन सी व्यवस्था लागू थी। तो इसे देख लेते हैं। उत्तर भारत में महलवाड़ी व्यवस्था 30% भूभाग पर लागू था, जो कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और कुछ बड़ा महल का क्षेत्र था। उत्तर भारत के क्षेत्र में महलवाड़ी व्यवस्था 30% भूभाग पर, और पूर्वी भारत में 19% क्षेत्र पर अस्थायी बंदोबस्त, जो कि बिहार बंगाल के क्षेत्र में पड़ता था, इस पर अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था, जो कि 19% भूभाग के, भारत के 19% भूभाग पे अस्थायी बंदोबस्त लागू था। और सबसे अधिक दक्षिण भारत के 51% भाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक रीड और मुनरो थे। तो आइए आगे देखते हैं। अब अंग्रेजों ने भारत में शासन करते हुए, इसमें देखते हैं अगला पॉइंट, अंग्रेजों ने भारत में शासन करते हुए रेलवे का विकास किया, उद्योग का विकास किया, शिक्षा का विकास किया, प्रेस का विकास किया। लेकिन ध्यान रहे कि अंग्रेज अपने मुताबिक भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विकास किया। भारत में रेलवे के विकास को लेकर विभिन्न विद्वानों की टिप्पणियाँ। तो आइए टिप्पणियाँ देखते हैं। अर्नाल्ड का देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि भारतीय रेल ने वह कर दिखाया जो काम अकबर और टीपू जैसे निरंकुश शासक नहीं कर पाए। भारतीय रेल ने भारत को एकीकृत किया। अब आगे है कार्ल मार्क्स का कथन देख लेते हैं। इसका मानना था कि अगर किसी देश में लोहा और कोयला मौजूद है और उस देश में तकनीक पहुंचा दिया जाए तो उस देश को आधुनिकीकरण करने से कोई नहीं रोक सकता। अगला है बाल गंगाधर तिलक का कहना था, अंग्रेजों द्वारा भारत में किए जाने वाले रेलवे का विकास उसी समान है जैसे दूसरों के पत्नी के अलंकार को देखकर खुश होना। तो यह कथन बाल गंगाधर तिलक का था। आगे देखते हैं। भारत प्राचीन काल से सूती वस्त्रों का उत्पाद करने वाला देश रहा है। लेकिन अंग्रेज भारत से कच्चा माल ब्रिटेन को निर्गत कर देता था और ब्रिटेन में बने वस्त्रों को भारत में लाकर उसका व्यापार करता था। इसी पर कुछ विद्वानों ने टिप्पणी की है जो निम्न है। कार्ल मार्क्स का देख लेते हैं। इन्होंने क्या टिप्पणी की थी? तो कार्ल मार्क्स की टिप्पणी थी, सूती वस्त्रों के घर को यानी भारत को विदेशी कपड़ों से भर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कहना था, बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई। 1757 ईस्वी के पलासी युद्ध से अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रभुसत्ता स्थापित किया तथा भारत को अपना उपनिवेशवाद बनाया। आगे देखते हैं। उपनिवेशवाद, आइए उपनिवेशवाद को समझते हैं। उपनिवेशवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें एक देश अपने मातृत्व देश को लाभ पहुंचाने के लिए दूसरे देश पर अपना नियंत्रण स्थापित कर उस देश का आर्थिक शोषण और उत्पीड़न करता है। जैसे ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज अपने देश को, ब्रिटेन को सुखी संपन्न बनाने के लिए भारत का दोहन कर रहे थे। अगला पॉइंट देखते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कुल 3 चरण हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 चरण को देखते हैं, जिसमें उपनिवेशवाद का प्रथम चरण था वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण। पहला चरण वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण कहलाता है। इसका कार्यकाल था 1757 से 1813 ईस्वी। वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण जो कि प्रथम चरण था, इसका कार्यकाल 1757 से 1813 ईस्वी के कालखंड को उपनिवेशवाद का प्रथम चरण कहा जाता है। उपनिवेशवाद का द्वितीय चरण को देखते हैं तो यह औद्योगिक पूंजीवाद कहलाता था। उपनिवेशवाद का दूसरा चरण औद्योगिक पूंजीवाद, इसका कालखंड देख लेंगे 1813 से 1858 ईस्वी। औद्योगिक पूंजीवाद का कालखंड 1813 से 1858 का कालखंड उपनिवेशवाद का द्वितीय चरण कहलाता है। अब उपनिवेशवाद का तृतीय चरण देखते हैं जो कि पूंजीवाद कहलाया। उपनिवेशवाद का तृतीय चरण वित्तीय पूंजीवाद कहलाया। इसका कालखंड था 1858 से 1947 ईस्वी के कालखंड को उपनिवेशवाद का तृतीय चरण कहलाता है। 1858 से 1947 के कालखंड को उपनिवेशवाद का तृतीय चरण कहा जाता है। आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने भारत में
कृषि का वाणिज्यीकरण किया। अंग्रेजों ने भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण किया। कृषि का वाणिज्यीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत किसान खाद्य फसलों के उत्पादन को छोड़कर कृषि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत किसान खाद्य फसलों के उत्पादन को छोड़कर वैसे वस्तुओं के उत्पादन करने लगे जिसकी मांग बाजार में बहुत हुआ करती थी। जैसे देखते हैं, तंबाकू, कपास, चाय, कॉफ़ी, नील। तंबाकू, कपास, चाय, कॉफ़ी, नील इत्यादि की खेती किसान करने लगे जिसका मांग बाजार में था। आइए आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने भारतीयों का आर्थिक शोषण किया। अंग्रेजों ने भारतीयों का आर्थिक शोषण किया। इस ओर सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने भारतीयों का ध्यान आकृष्ट किया। दादा भाई नौरोजी ने भारतीयों का ध्यान आकृष्ट किया। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने धन का निष्कासन का सिद्धांत दिया, यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ दिया, जिसके तहत दादा भाई नौरोजी ने बताया कि भारत का धन भारत से बाहर जा रहा है लेकिन उससे भारतीयों को कोई लाभ नहीं हो रहा है। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने धन के निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार किया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रस्तुत धन के निष्कासन सिद्धांत को 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने धन के निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार किया था। तो इसके साथ ही चैप्टर 4 जो कि आधुनिक भारत के इतिहास का था यह समाप्त हुआ। इसका ऑब्जेक्टिव वीडियो मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा और सब्जेक्टिव को 1 से 3 तक पहले से अपलोड है और इसे भी मैं प्लेलिस्ट पे अपलोड कर दूंगा। आप सबसे आशा करता हूं कि इसे 2-4 बार देखेंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो को आप देख सकें और अपनी तैयारी को अच्छी दिशा दे सकें। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।